एक ऐसा आइलैंड जहां कभी 5000 लोगों की आबादी हुआ करती थी। एक ऐसा आइलैंड जो देखने में दूर से बैटलशिप की तरह लगता है, जहां आज भी दफन है हजारों लोगों की मौत की कहानियां। समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक चट्टान पर बसा हुआ एक शहर, जो कि दूर से देखने पर एक बैटलशिप की तरह लगता है। ये एक आइलैंड है। किसी समय यहां पर 5000 लोगों की आबादी हुआ करती थी, जहां कभी एक हंसता खेलता हुआ शहर आबाद था। लेकिन आज यहां पर आपको सिवाय इनकी टूटी फूटी इमारतें और खंडरों के अलावा कुछ नहीं दिखता है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा शहर आज एक घोस्ट टाउन की तरह दिखाई देता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों यहाँ रहने वाले 5000 से भी ज्यादा लोगों में से कोई भी अब यहाँ नहीं रहता? और तो और यहाँ लोगों का रहना तो दूर की बात है, जापान की सरकार हशीमा नाम के इस आइलैंड पर 35 साल से टूरिस्ट को भी नहीं जाने दे रही थी। जापान के नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद ये हशीमा आइलैंड दूर से देखने में एक बैटलशिप की तरह दिखता है, और शायद इसी वजह से इसे लोग बैटलशिप आइलैंड नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसे बैटलशिप नाम दिए जाने के पीछे और भी कारण मौजूद हैं, जो आगे आने वाली वीडियो में आपको पता लगेंगे। वैसे तो इस सी एरिया में लगभग 500 इसी तरह के आइलैंड हैं, जहां पर आबादी के नाम पर एक भी इंसान नहीं रहता है। लेकिन इन सभी आइलैंड से काफी अलग ये आइलैंड समुद्र में मौजूद एक चट्टान के रूप में है, जहां पर हरियाली के नाम पर पेड़ पौधे नहीं हैं। लेकिन फिर भी किसी समय में जापान की इकोनॉमी बढ़ाने में यह आइलैंड बिग बूस्टर साबित हुआ था, और इस आइलैंड में पाए जाने वाला बूस्टर पॉइंट था कोल। जी हां, कोयला, जिसकी माइनिंग करके 150 साल में जापान ने लगभग 1 करोड़ 65 लाख टन कोयले को निकाल लिया था। और कोयले की ये क्वांटिटी इतनी थी कि हमारा पूरा भारत इतने कोयले से 1 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकता है। 18वीं सदी के समय में इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को अपने आइलैंड पर जगह जगह कोयला बिखरा हुआ मिला था। ये वो समय था जब इन लोगों को कोयले के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर यहीं रहने वाले कोहित नाम के एक आदमी को इस कोयले के ज्वलनशील होने के गुण का पता चला। इसके बाद आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे पड़े कोयले को जमा करके अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। 1850 आते आते ये जगह एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट में बदल चुकी थी, जहां आने वाले जहाज खुद को रिफिलिंग करने के लिए यहां से कोयले को खरीदते थे। अमेरिका चीन के बीचों बीच मौजूद एक तरह से ये एक इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिपपोर्ट बना हुआ था। और यही वो समय था जब ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश अपनी अपनी शिप को स्टीम इंजन के बजाय कोयले के इंजन में कन्वर्ट कर रहे थे। ऐसे में इस एरिया में कोयले की डिमांड का बढ़ना भी लाजमी था। अब जब कोयले की डिमांड बढ़ गई, तब नागासाकी के लोग इस आइलैंड की लैंड माइनिंग करके कोयले को निकालने लगे। लेकिन जब भी यहां से कोल खत्म होने लगा, तब इन लोगों ने आसपास के आइलैंड पर जाकर कोयले की खोज करी। लेकिन आसपास के इन आइलैंड्स में केवल हाशिमा एक ऐसा आइलैंड था जहां पर कोयले की मौजूदगी थी। इसके बाद यहां से कोयले को निकालने का काम शुरू होने लगा। यहां से कोयला निकालने के लिए पुराने तरीके का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि हाथों से खोदकर कोयले को निकाला जाता था। लेकिन बढ़ती हुई कोयले की डिमांड को देखते हुए इस आइलैंड को मित्सुबिशी नाम की एक शिपिंग कंपनी ने खरीद लिया और यहां पर नए तरीकों के साथ कोल माइनिंग करने की शुरुआत करी। सबसे पहले कंपनी ने इस पूरे आइलैंड को तेज समुद्री लहरों से बचाने के लिए चारों तरफ से सी वॉल से प्रोटेक्ट करवाया। इसके बाद यहां पर काम करने वाले मजदूरों के लिए घरों को बनाने का काम शुरू किया गया। पहले यहां पर रहने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 3000 थी, जो एक साल में लगभग 150 टन कोयले को माइनिंग के थ्रू निकाल लिया करते थे। एक छोटी जगह होने की वजह से यहां पर लोगों के रहने के लिए काफी कम जगह थी, और इसी वजह से कंपनी द्वारा यहां पर कंक्रीट के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाए गए, ताकि कम जगह पर 2 से ज्यादा लोग यहां रह सकें। यहां बनाई जाने वाली बिल्डिंग किसी समय में जापान की सबसे बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग मानी जाती थी। दिन ब दिन हशीमा आइलैंड पर बढ़ते वर्कर्स की तादाद की वजह से यहां पर नए नए कॉम्प्लेक्स भी बनते गए, और यही नहीं, यहां पर बढ़ती आबादी के साथ बच्चों के लिए स्कूल और एंटरटेनमेंट के लिए भी कई ऑप्शंस बनाए गए, जिसमें स्विमिंग पूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सिनेमा घर आते हैं। साल 1941 के समय में इस आइलैंड से सालाना 4,10,000 टन तक कोयले को निकाला जाने लगा, और ज्यादा मात्रा में कोयले को निकालने के लिए अब यहां पर 5000 से भी ज्यादा मजदूर रह रहे थे। 15.5 एकड़ में फैले हुए इस आइलैंड के 1 एकड़ में 335 लोगों के रहने का अनुपात लगाया जाता था।
और इतना घना लोगों के रहने का अनुपात दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में अब तक नहीं था। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले चीन में भी 1 एकड़ में 84 लोगों के रहने का अनुपात लगाया जाता है। यहाँ रहने वाले वर्कर्स का कहना था कि जो कमरा 1 या 2 वर्कर्स के लिए होना चाहिए था, वहां पर 3-3 वर्कर्स रहते थे, जबकि तीसरे व्यक्ति के लिए वहां पर सोने की जगह नहीं होती थी, जिस वजह से एक इंसान को कबर्ड के अंदर सोना पड़ता था। वहीं यहाँ पर कोयला निकालने के लिए जमीन को लगभग 1 किलोमीटर खोदकर माइंस को बनाया गया था। ज्यादा गहराई में होने की वजह से यहाँ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और नमी 95% तक होती थी, जो किसी भी वर्कर्स के लिए माइन में काम करने के लिए काफी खतरनाक परिस्थितियां होती हैं। और इस वजह से इस हाशिमा कोल माइन में कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी थी। जापान की सरकार ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चीन और कोरिया के कैदियों से इसी माइन में जबरदस्ती खतरनाक कामों को करवाया था, और इस कारण आज भी दुनिया के सभी देश जापान को उसके द्वारा किए गए इन कामों के लिए काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान में सरकार बदली, तब जापान ने अपनी छवि को सुधारने के लिए यहाँ काम करने वाले वर्कर्स की फैसिलिटीज के लिए भी कई बड़े काम किए। वहीं आइलैंड में पीने के पानी की दिक्कत थी, जिस वजह से यहाँ फ्रेश वाटर जापान से ही पाइपलाइन की मदद से पहुंचाया गया, जिन्हें आगे जाकर अंडर सी पाइपलाइन में बदल दिया गया था। 1960 के समय में ये आइलैंड और इसकी कोल प्रोसेस अपनी पीक पर थी, जिस वजह से जापान को ये काफी बढ़िया आमदनी करके दे रहा था। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता ही है, और ऐसा ही कुछ हुआ था तब जब दुनिया भर में कोल बेस्ड इंजन्स और फैक्ट्रीज को एनवायरमेंट के लिए काफी खतरनाक साबित कर दिया गया था। इसके साथ ही तेल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। फ्यूल के रूप में एक और ईंधन मिल जाने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की डिमांड काफी कम हो रही थी, जिसकी वजह से कोल माइंस पर भी इसका असर पड़ रहा था और धीरे धीरे कोल माइंस बंद हो रही थी। हाशिमा कोल माइन पर भी इसका काफी असर पड़ा। इसके अलावा यहाँ पर काम करना वैसे ही काफी रिस्की था, और समुद्र में उठने वाले तूफान अक्सर ही इसके बॉर्डर लाइन को तोड़ देते थे। इस वजह से मित्सुबिशी कंपनी को कई बार इसकी बॉर्डर लाइन के ऊपर भी काफी रकम खर्च करनी पड़ी थी, जिसके चलते कंपनी को यहाँ से प्रॉफिट के बजाय लॉस हो रहा था। और फिर कंपनी ने 1970 में वो किया जिसके बारे में यहाँ के वर्कर्स ने सोचा भी नहीं था। कंपनी ने एक साथ 2000 वर्कर्स को यहाँ से वर्कलेस करके यहाँ से निकाल दिया, और इसके कुछ ही साल बाद साल 1974 में कंपनी ने ऑफिशियली ही इस कोल माइन को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब जॉबलेस हो चुके वर्कर्स ने भी रातों रात इस हाशिमा आइलैंड को छोड़ दिया। कभी जापान की इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला ये आइलैंड आज एक खंडर आइलैंड में बदल चुका है। यहाँ खड़ी दरो दीवार आज भी यहाँ बसने वाली किसी जनरेशन की दास्तां खुद बताती है। हालांकि शुरू के कुछ सालों में जापान की सरकार ने इस आइलैंड को सील कर दिया था, जिसके जवाब में जापान का कहना था कि ये सब उन्होंने यहाँ पर चोरी को रोकने के लिए किया है। लेकिन 21वीं शताब्दी में हाशिमा आइलैंड फिर से सुर्खियों में आ गया, जब इसे घोस्ट टाउन के रूप में दुनिया के सामने पेश किया गया। 2005 में यह आइलैंड टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था, क्योंकि इस आइलैंड और यहाँ की टाउन लोकेशंस फिल्म मेकर्स को काफी पसंद आती हैं। आपको बता दें, साल 2009 में यहाँ पर लाइफ आफ्टर पीपल्स नाम की एक टीवी सीरीज की शूटिंग करी गई थी। वहीं इसके अलावा साल 2011 में जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काईफॉल के भी कई सारे दिलचस्प और थ्रिलर सीन्स को यहाँ पर शूट किया गया था। वहीं जापान ने अपने इस आइलैंड को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल करने का आग्रह किया था, लेकिन चीन और कोरिया देशों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया। इन देशों में इस बात को लेकर समझौता हुआ कि जापान इस आइलैंड की साइट हिस्ट्री में 1940 में किए गए फोर्स लेबरिंग का भी जिक्र करेगा, तभी इस जगह को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस द्वीप पर फिर से कोयला खनन का कार्य जारी रखा गया, जिस वजह से ये किसी बैटलशिप से कम नहीं लगती थी। साल 1945 में जब नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था, तब इसकी वजह से इस आइलैंड पर भी कई इमारतें नष्ट हो गई थीं और कई सारे लोग घायल भी हुए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। और ऐसी और वीडियोस हम अपने चैनल पर लगातार डालते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।